आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो कि भारत के इतिहास में ज्ञान और संस्कृति की सबसे प्रचंड दीपक थी। नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के ज्ञान का केंद्र थी। ये कहानी है उस प्राचीन विश्वविद्यालय की जिसने 800 सालों तक अपनी शिक्षा के जोत से पूरे विश्व को रोशन कर रखा था। 5th सेंचुरी में गुप्त डायनेस्टी द्वारा बनाई गई नालंदा यूनिवर्सिटी सिर्फ एक मामूली सी यूनिवर्सिटी नहीं थी बल्कि इससे बढ़कर थी। ये विचार और कल्चर के संगम की एक ऐसी संस्था थी जिसने पूरे विश्व के कई जगह जैसे ग्रीस, चाइना, पर्सिया एंड कोरिया के कई सारे स्कॉलर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, लेकिन इस महाविश्वविद्यालय की चमक और विकास हर साम्राज्य तक फैल गई। हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जिसका मतलब है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स के एकोमोडेशन की भी फैसिलिटी अवेलेबल थी। और इसी फैसिलिटी की वजह से यहाँ 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और 2,000 से ज़्यादा टीचर्स रहते थे। बिहार के दिल में एक छोटी सी जगह में स्थित है नालंदा महाविहार के अवशेष। ये महाविहार लगभग 23 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है और इसका इतिहास 3rd सेंचुरी BCE से लेकर के 13th सेंचुरी CE तक का है। गुप्त साम्राज्य के समय 5th सेंचुरी में नालंदा महाविश्वविद्यालय अपने चरम शिखर पर था। नालंदा विश्वविद्यालय कोई आम सा विश्वविद्यालय नहीं था बल्कि शिक्षा का एक ऐसा संस्थान था जहां पर दुनिया के हर कोने से विद्यार्थी विभिन्न विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। नालंदा में पढ़ाए जाने वाले विषयों का जो स्पेक्ट्रम होता था वो काफ़ी विशाल होता था। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही सब्जेक्ट्स के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय में बुद्धिस्ट स्टडीज़ और फिलॉसफी की पढ़ाई होती थी। इसके अलावा यहाँ पर वैदिक स्टडीज़ और संस्कृत का भी अध्ययन होता था। वैदिक टेक्स्ट जैसे सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद की पढ़ाई यहाँ पर हुआ करती थी। इसके अलावा ग्रामर और लिंग्विस्टिक्स का भी उच्च स्तर पर प्रशिक्षण हुआ करता था। नालंदा के स्कॉलर लॉजिक और तर्कशीलता के महारथी होते थे। विद्यार्थी यहाँ पर तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते थे और यही टीचिंग्स विद्यार्थियों को लॉजिकल डिबेट्स और डिस्कशन में महारत हासिल करने में मदद करती थी। मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के भी कई सारे अद्भुत कोर्सेज यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए अवेलेबल थे। खगोल शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी के भी कई सारे कोर्सेज विद्यार्थियों के लिए यहाँ अवेलेबल थे, जो कि विद्यार्थियों को यूनिवर्स में हो रहे सारी घटनाओं को समझने में और उनका अवलोकन करने में मदद करते थे। और इन्हीं सभी के बीच में मौजूद थी नालंदा की सबसे स्पेशल चीज़, जो कि थी यहाँ की लाइब्रेरी धर्मगंज। ये नाम ही काफ़ी था सारे स्कॉलर्स के दिलों में नालंदा के प्रति जो रिस्पेक्ट है उसको कई गुना ज़्यादा बढ़ा देने को। नालंदा की लाइब्रेरी वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी। ये लाइब्रेरी 3 बड़े ग्रंथगारों में विभाजित थी, जिनके नाम है रत्न सागर, जिसका मतलब होता है ओशियन ऑफ ज्वेल, दूसरा रत्नोधरी, जिसका मतलब होता है सी ऑफ ज्वेल्स, और तीसरा रत्नरंजका, जिसका मतलब होता है डिलाइट ऑफ ज्वेल्स। ये हर एक लाइब्रेरी अपनी अपनी विशेषताओं के लिए जानी जाती थी। नालंदा की लाइब्रेरी एक खजाना थी। खजाना हीरे जवाहरातों की नहीं बल्कि ज्ञान की। नालंदा की लाइब्रेरी में 90 लाख से ज़्यादा टेक्स्ट बुक और मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल थीं। ये लाइब्रेरी हर तरह के टेक्स्ट रखता था। बुद्धिस्ट सूत्र, वैदिक ग्रंथ, आयुर्वेदिक टेक्स्ट, मैथमेटिकल ट्रीटीज और दुनिया के अन्य ज्ञान के विषय। परंतु नालंदा की इस सूरज जैसी चमक पर बहुत ही जल्द सूर्य ग्रहण लगने वाला था। 12th सेंचुरी के लास्ट में बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी के ज्ञान के सागर के इस प्रचंड दीप को बुझा दिया गया। कहानियाँ और कथाएं चाहे जो भी प्रचलित हो, पर हर इन्वेडर्स को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को तबाह करने के पीछे का जो सबसे मेन रीज़न होता है वो यही होता है कि हम वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर सके ताकि उनके लिए हम पर शासन करना और भी आसान हो। नालंदा विध्वंस के बाद जो हमारे दिलों पर चोट लगी है उसे भर पाना तो नामुमकिन सा है, पर एक चीज़ जो हम सभी भारतवासी मिलकर कर सकते हैं वो है सीखना। इस पूरे इंसिडेंट से हम ये सीख सकते हैं कि अगर हमें अपने आप पर किसी से शासन करने से बचाना है तो हमें जो एक चीज़ करनी होगी वो है अपने आप को एजुकेट करना उस हद तक कि हम रैशनली हर चीज़ को सोच सकें, रैशनली हम हर एक पॉलिसी को एनालाइज कर सकें और सोच सकें कि क्या ये पॉलिसी, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे लिए अच्छा है या नहीं। और एजुकेशन का सिर्फ मतलब ये नहीं होता है कि हमारे स्कूल के टेक्स्ट बुक में जो लिखा है हम वो पढ़ लें। एजुकेशन एक बहुत ही वाइडर टर्म है जिसके अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं और स्कूल का एजुकेशन में एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। आज भारत में आधे से ज़्यादा लोग उसमें कई सारे पढ़े लिखे लोग भी आते हैं जो पुलिस से डरते हैं।
हम ये बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि पुलिस हमारी रक्षा के लिए बनी है, ना कि हमें पकड़ के जेल में डालने के लिए। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन। सही है, आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में कई सारे लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से हर दूसरे दिन कोई ना कोई एजुकेशन स्कैम हमारे सामने आ रहा है। ज़रूरत है तो इन एजुकेशनल लूप होल्स को सुधारने की, इनको भरने की, ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले की तरह स्ट्रॉन्ग हो सके। और ये कोट जितना सिंपल साउंड होता है उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और उतना ही स्ट्रॉन्ग है। दैट एजुकेशन इज़ द वेपन दैट वी ऑल कैन यूज टू चेंज वर्ल्ड। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। भारत को भारतीयता के आधार पर उभारने की हमारी इस यात्रा में हमारा साथ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए तो राइट में क्लिक करके इंडिया में प्रेजेंटली चल रहे एजुकेशन स्कैम के बारे में देखना मत भूलना, या फिर लेफ्ट में क्लिक करके इसरो का सच जान लो।